तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। ये आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है वेक्टर्स। तो बेटा वेक्टर एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक मैथ से आया हुआ एक टूल है जिसे अपन फिजिक्स में यूज करने वाले हैं। और बेटा इसको इसलिए यूज हम कर रहे हैं क्योंकि इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज वी ऑल नो दैट फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो बेटा मैथमेटिक्स है। और अपन को अगर फिजिक्स अच्छे से समझनी है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर कॉल्ड वेक्टर। ओके बेटा, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं वेक्टर चैप्टर बाय इट्स डेफिनेशन। तो बेटा वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है ना, वो बोलती है क्वांटिटीज which have both magnitude and direction। बच्चों तीन चीजें इस डेफिनेशन में हमें दिख रही हैं बेटा। पहला है क्वांटिटीज, दूसरा है मैग्नीट्यूड एंड तीसरा है डायरेक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं क्वांटिटीज किसे कहते हैं। बेटा क्वांटिटीज वो होती हैं जिसे अपन क्वांटिफाई कर सकते हैं, या मैं दूसरी और सरल भाषा में बोलूं जिसे अपन मेजर कर सकते हैं, जिसकी अपन कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि रामलाल का मास 50 केजी है, तो जो 50 केजी है ना बच्चों, वो क्या है, एक मेजरमेंट है, एक वैल्यू है। और वो क्वांटिटी क्या है जिसे अपन मेजर कर रहे हैं, बेटा वो रामलाल का मास है। तो यहां पर क्वांटिटी क्या है, मास। ठीक, विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बेटा ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, मतलब उनकी वैल्यू है। ऑफ कोर्स अगर क्वांटिटी है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो तो होनी ही चाहिए, बट साथ साथ इन क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन भी अवेलेबल होती है। क्या रहती है, डायरेक्शन भी अवेलेबल रहती है। तो बेटा ऐसी क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है बेटो, आई बात समझ में, आई होप क्लियर होगा। तो बेटा कुछ एग्जाम्पल अगर मैं देखूं इसके, तो बेटा सबसे पहला एग्जाम्पल है फोर्स। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, सबको पता है बेटा। अगर फोर्स को बताना है, तुम्हें बोलना है कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ, धक्का दो, तो सबसे पहला सवाल तुम क्या करोगे उससे, तुम बोलोगे बेटा किस डायरेक्शन में धक्का दें, ये तो बताओ। धक्का तो हम देंगे, जितनी जान होगी पूरी जान से देंगे, पर किस डायरेक्शन में दें, राइट दे कि लेफ्ट दे, ऊपर उठाएं नीचे गिराएं, क्या करें। तो जो फोर्स है ना बेटा, उसको बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं बेटा डिस्प्लेसमेंट, और तुमसे बोलूं अपनी रखी हुई कॉपी को डिस्प्लेस करना जरा 20 सेंटीमीटर, तो फिर तुम मुझसे सवाल करोगे सर 20 सेंटीमीटर किस तरफ डिस्प्लेस करें, राइट लेफ्ट, ऊपर 20 सेंटीमीटर, नीचे 20 सेंटीमीटर, डायगोनली 20 सेंटीमीटर, या उस साइड 20 सेंटीमीटर, क्योंकि सर पूरे स्फेयर में मुझे 20-20 सेंटीमीटर हर जगह मिलेगा। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसी तरीके से बेटा हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे कि वेलोसिटी बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक्सीलरेशन बच्चों, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। और साथ में एंगुलर मोमेंटम जैसी क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो बेटा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से बेटा हमें बहुत सी वेक्टर क्वांटिटीज धीरे धीरे कोर्स में समझ आते जाएंगी। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज हम यहां वेक्टर्स की पढ़ेंगे ना बच्चों, वही प्रॉपर्टीज हम इन क्वांटिटीज पे लागू करेंगे कि ये बेटा कैसे जुड़ती है, कैसे घटती हैं, कैसे मल्टीप्लाई होती हैं। तो बेटा जो भी इनके साथ अपन अलजेब्रा करेंगे आज इस कोर्स में, वेक्टर के कोर्स में, वही अलजेब्रा हम आगे चल के अपनी प्रॉपर फिजिक्स के कोर्स में करने वाले हैं। ठीक है बेटा, वेक्टर मैंने बोला ना एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, एक टूल है जो हमें हेल्प करेगी चीजों को इजीली समझने के लिए। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा बेटा। अब क्योंकि ये वेक्टर आपके नए नए दोस्त बने, ठीक है, अब दोस्ती करने के लिए इसको थोड़ा जानते हैं, पहचानते हैं, ये कैसे दिखते हैं, ठीक है, क्या इनका रिप्रेजेंटेशन है, तो इस तरीके से। तो बेटा अगर मैं वेक्टर के नोटेशन की बात करूं, तो बेटा वेक्टर को डिनोट किया जाता है एक लेटर से, और लेटर के ऊपर लगा दिया जाता है तीर।
ठीक है, किसी भी लेटर के ऊपर तीर लगा दिया जाए तो समझ देना बेटा कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? बढ़िया। तो जैसे अगर मैं बोलूं फोर्स, एग्जाम्पल मैं लूं फोर्स का, तो एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है फोर्स F 20 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, 20 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। तो बेटा जब मैं इस फोर्स लेटर को लिख रहा हूं तो मैंने F के ऊपर क्या लगा दिया, एक तीर लगा दिया। अब तीर राइट में है, इसका ये मतलब नहीं है बच्चों कि मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं ईस्ट डायरेक्शन को, नहीं बेटा, तीर हमेशा राइट में रहेगा, वो बस उसको ऐसे ही दिखाया जाता है। ठीक, ऐसा नहीं कि अगर डायरेक्शन लेफ्ट है तो आप तीर को लेफ्ट कर दो, बेटा ये चीज नहीं होती है, गलत है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। बेटा इस प्रकार हम वेक्टर को डिनोट करते हैं। अगर अपन बात करें वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड माने क्या बेटा, उसके मेजरमेंट की वैल्यू। मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम बेटा दो डंडे लगाते हैं और डंडे के अंदर इसको सेफली बंद कर देते हैं, और बेटा इस डंडे का अर्थ होता है मॉड। क्या होता है बेटा? मॉड। मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे व्हाट इज मेंट बाय मॉड, तो ये बोलेंगे अपन मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड बच्चों। मॉड इसलिए बोला क्योंकि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इसी एग्जांपल में फोर्स आपको लिख के दिखाऊं, व्हाट इज फोर्स, बेटा जो फोर्स है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि F के बाहर एक डंडा दो डंडा और इसको लिखेंगे 20 न्यूटन। बेटा जरूरी नहीं है कि हम इतना कॉम्प्लेक्स लिखे, कभी कभी किताबों में सिंपली F बराबर 20 न्यूटन भी लिखा जाता है, यानी कि लेटर लिखा होगा उसके ऊपर कोई तीर नहीं लगाया होगा, यह भी मतलब है मैग्नीट्यूड का। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। बढ़िया बेटा, अब हम बात करते हैं इसके एक और रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, इसके एक और रिप्रेजेंटेशन की जिसे अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा वेक्टर का हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि दिखने में वो कैसे दिखेंगे, हमने उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करा। तो बेटा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे इजी तरीका है एक तीर बनाने का। क्या बच्चों? एक तीर बना दो। तो बेटा जो एक तीर है ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर को। तीर के दो हिस्से हमें देखने को मिलेंगे, ये होगी बेटा इसकी पूंछ यानी कि टेल, और ये होगा इसका सिर यानी कि हेड। अब वेक्टर हमें दो चीजें बताता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बेटा जिस तरीके से तुम इस तीर को देख रहे हो, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है बच्चों, ये हमें बता रही है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तीर की लंबाई हमें क्या बताएगी? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और बेटा जिस डायरेक्शन में इस तीर का हेड जा रहा है वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। इसका जो हेड जिस डायरेक्शन में जाएगा वो हमें डायरेक्शन बताएगा। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। बेटा लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। तो यहां तक हम चीजें समझे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाया जाता है। वेक्टर की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बताती है और हेड की डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर बताती है। बेटा अगर मैं तुमसे बोलूं इन दो फोर्सेस को रिप्रेजेंट करो, ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल अपन देख लेते हैं। दो फोर्सेस को रिप्रेजेंट करो। बेटा पहला फोर्स है F1 फोर्स है 10 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन, और दूसरा फोर्स है बच्चों 20 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, दोनों फोर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा अपन कैसे करेंगे? तो एक सिंपल सा तरीका है बच्चों, 10 न्यूटन की एक रे खींचो। अब आप कहेंगे बेटा सर 10 न्यूटन की रे खींचना तो हमें आता ही नहीं है, हमें तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ही आता है। तो बेटा बहुत इजी चीज है, स्केलिंग कर दो। आप स्केलिंग में ये बोलो कि सर इस पर्टिकुलर सवाल के लिए हम 1 सेंटीमीटर की रे को 10 न्यूटन बोलेंगे। आई बात समझ? बोल रहे सर हम 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जो भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उस रे को 10 न्यूटन सेट कर देते हैं, और एक बार ये सेट हो गई तो आप कोई भी फोर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा पहला फोर्स रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी, तो और ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये बेटा ये मेरा हो गया F1 वेक्टर। और दूसरा फोर्स रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे जस्ट उसकी डबल 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी, बेटा F2 वेक्टर हो गया ये। ठीक है, तो जिसकी लेंथ जो है वो हमें मैग्नीट्यूड बता रही है और जो हेड है वो हमें डायरेक्शन बता रहा है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर।
चलिए बेटा मैग्नीट्यूड तो हम लेंथ से इजीली बता सकते हैं, पर हेड जरूरी नहीं है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में ही जाए, वो हो सकता है ईस्ट और नॉर्थ के बीच में हो, ईस्ट और वेस्ट के, ईस्ट और साउथ के बीच में हो, वेस्ट और साउथ के बीच में हो। तो उस केस में कैसे अपन डायरेक्शन लिखते हैं, तो उसके लिए बेटा अपन मदद लेते हैं एंगल्स की। अपन एंगल्स की मदद लेंगे, तो यहां पर एक वेक्टर अपन बनाते हैं इस तरीके से ए, और अपनी चारों दिशाएं हम बना लेते हैं, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, बेटा ये है नॉर्थ और ये है साउथ। मानो ये वेक्टर ईस्ट से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो बेटा अपन को इसे कैसे लिखना है, अपन को लिखना है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये लो, क्या करा, मैं ईस्ट से नॉर्थ की तरफ गया, इसीलिए मैंने लिखा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बेटा कितना एंगल में ईस्ट से नॉर्थ की तरफ गया, मैं ईस्ट से नॉर्थ की तरफ गया सर 30 डिग्री एंगल, इसीलिए मैंने लिखा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बेटा यही नहीं, अगर ये 30 डिग्री ईस्ट से बना रहा है तो ये नॉर्थ से 60 डिग्री बनाएगा, तो बेटा हम इसे लिखेंगे 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बेटा मैं एक और वेक्टर बनाता हूं बी वेक्टर, मैं एक और वेक्टर बनाता हूं बी वेक्टर कुछ इस तरीके से, ये लो। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा बी की डायरेक्शन बताओ, और ये 20 डिग्री फ्रॉम साउथ बता रहा है, तो बेटा बी की डायरेक्शन आप कैसे बोलेंगे, सर बी की डायरेक्शन होगी 20 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है बेटा, ये ए की डायरेक्शन की बात हो रही है और ये बी की डायरेक्शन की, 20 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, या बेटा यहां से ये बनाएगा 70 डिग्री एंगल, तो अपन बोलेंगे 70 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। बेटा बहुत इजी है इसको समझना, कोई बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल में, जिसमें हमारा वेक्टर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से बच्चों बना रहा है किसी एक डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल। बेटा जब ऐसा सिनेरियो हो तो बिल्कुल आसानी से वही कॉन्सेप्ट लगा के आप बोलेंगे सर 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। वेरी इजी सर। ओ माय गॉड सर, ये तो यहां से भी 45 डिग्री बना रहा है, क्या बात है। तो हम इसको यहां से भी लिख सकते हैं 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सर बट इन दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं है, वहां से भी 45 वहां से भी 45, कंफ्यूजन का कोई पॉइंट ही नहीं है, तो मैं एंगल नहीं भी लिखूं तो चलेगा ना। तो बेटा कभी कभी इन एंगल्स को नॉर्मली लिखा जाता है नॉर्थ ईस्ट। तो जब भी बेटा तुम्हें लिखा हो कि एक गाड़ी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका क्या मतलब समझोगे कि वो ईस्ट या नॉर्थ से 45 डिग्री एंगल बना रही है। अगर ईस्ट से 45 डिग्री बनाएगी तो ऑफकोर्स बच्चों वो नॉर्थ से भी 45 डिग्री एंगल बनाएगी। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, 45 डिग्री अगर दिया हो तो समझ लो, या ना दिया हो तो समझ लो कि ये 45 डिग्री है। आई मीन कि अगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट कुछ ऐसा बोला गया तो समझ लेना वो 45 डिग्री है फ्रॉम एनी वन ऑफ द डायरेक्शन। क्लियर बच्चों, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अगले टॉपिक पर आते हैं जिसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। ठीक बेटा, वेक्टर की हम कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं इक्वल वेक्टर्स की। क्या बच्चों, इक्वल वेक्टर्स की। बेटा इक्वल वेक्टर्स नाम से ही पता चल रहा बेटा दो चीजें कब बराबर होती हैं, जब उनकी हर एक चीज एक समान होती है। और वेक्टर के पास तो सिर्फ दो चीज होती है सर, हमने पढ़ा, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो जिन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी बराबर होंगी, ऐसे वेक्टर्स अपन बोलेंगे सर इक्वल वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। बेटा दोनों एकदम पैरेलल है। ठीक है, दोनों एकदम पैरेलल है। बेटा ए की लेंथ और बी की लेंथ बराबर है यहां पर, और ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन बराबर है। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर जो ए वेक्टर होगा वो सर बी वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो कब, जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए या जिसको अपन मॉड ए भी लिख सकते हैं बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बच्चों क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
एंड साथ में बेटा ये कंडीशन भी लागू होगी कि जो डायरेक्शन ऑफ ए है वो बराबर होगी बच्चों डायरेक्शन ऑफ बी के। बेटा ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी दो वेक्टर बराबर होंगे। बेटा यहीं से हम समझते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर एक वेक्टर बनाता हूं ए और इस वेक्टर को उठा के यहां रख देता हूं तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता अनलेस और अनटिल ये वेक्टर पैरेलल हो। बेटा दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए, दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। तुम उठा के कहीं भी उसे स्पेस में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्पेस में कहीं भी हो है तो वो वही, लेंथ भी वही, डायरेक्शन भी वही, तो हम वेक्टर को नहीं बदल सकते। समझ में आई? वेक्टर तब अलग हो जाता है जब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदल जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों वो स्पेस में कहां बनाया है, कॉपी में चाहे आप पहले पन्ने में बनाए या आखिरी पन्ने में बनाए, बेटा वेक्टर वही रहेगा अनलेस और अनटिल उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एक जैसा है। ठीक है बच्चों, तो हम पैरेलल शिफ्टिंग का बहुत ज्यादा यूज करेंगे आगे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझ लेना। बेटा अगला वेक्टर की जो प्रॉपर्टी है उन्हें बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। बेटा व्हाट आर नेगेटिव वेक्टर्स, एकदम इजी टॉपिक है बच्चों। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए, अब बच्चों मैं एक और वेक्टर बनाता हूं सच दैट ओके थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर ले। सच दैट बच्चों जो ए और बी की लेंथ है, जो ए और बी की लेंथ है, या मैं बोलूं ए एंड बी का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो क्या है, वो बराबर है, दोनों की लेंथ बराबर है। बट जो डायरेक्शन है वो बेटा एकदम ऑपोजिट है, डायरेक्शन आर ऑपोजिट। तो बेटा इस केस में मैं ए बराबर बी तो नहीं बोल सकता, क्योंकि बच्चों मैग्नीट्यूड बराबर होना काफी नहीं है, साथ में डायरेक्शन भी बराबर होनी चाहिए। बट मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि ए बराबर होगा माइनस बी के। बेटा माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए बी का उल्टा है, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि बी ए का उल्टा है। बस ये माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का उल्टा है। ठीक है बच्चों, तो नेगेटिव वेक्टर में बेटा मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगली प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं बच्चों, जिसे बोलते हैं अपन कोप्लेनर वेक्टर्स, या पहले मैं आपको समझा देता हूं कोलीनियर वेक्टर्स। बेटा कोलीनियर वेक्टर्स, जो वेक्टर्स एक ही लाइन के अलोंग हो उन्हें कोलीनियर वेक्टर्स कहा जाता है। दोज वेक्टर्स विच आर अलोंग द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलीनियर। फॉर एग्जांपल बेटा ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है बच्चों। तो बेटा ये सब एक ही लाइन के अलोंग है। सर आप तो कहा ये लाइन में है, ये आगे है, ये पीछे। बेटा मैंने बोला ना आप वेक्टर्स की पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। आप इनको इस ही लाइन में सबको लाएंगे तो आप देखेंगे कि सारे एक ही लाइन के अलोंग लाई कर रहे हैं। बेटा इस सेंस में बोल रहा हूं मैं, अगर इस वेक्टर को उठाऊं बच्चों, अगर मैं बच्चों इस वेक्टर को उठाऊं और इसको रखूं, इस वेक्टर को रखूं, इस वेक्टर को रखूं यहां पर, तो बेटा ये एक ही लाइन में आए क्या, ये एक ही लाइन में आए। अच्छा इसका हेड हमारा खो गया तो अपन इसको फिर से बना लेते हैं। तो बेटा इस वेक्टर को अगर मैं लिखूं तो बेटा इसी लाइन में आ गया। इसी तरीके से मैं इस वेक्टर को उठा के इसके सर पे लगाऊं तो ये सारे के सारे वेक्टर, ये वेक्टर सभी के सभी एक ही लाइन में आने वाले। तो बेटा ऐसे केस में वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, कोलीनियर कहलाएंगे। बेटा कब समझते हैं अपन ये कब कोलीनियर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, बेटा ये कभी भी कोलीनियर नहीं है, क्योंकि इनकी लाइंस जो है वो अलग अलग है। बेटा ये देखो इनकी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये कोलीनियर नहीं है। बढ़ते हैं आगे बच्चों। अगला वेक्टर है कोप्लेनर वेक्टर्स।
कोप्लेनर वेक्टर। बेटा नाम से पता चल रहा है जो वेक्टर सेम प्लेन में होंगे उन्हें कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बच्चों एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, तो क्या ये कोप्लेनर होंगे? सर कैसी बातें कर रहे हो, दो लाइनें तो हमेशा एक प्लेन बनाती हैं, तो हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगी। बेटा लेकिन मैं एक और तीसरा वेक्टर बनाता हूं, क्या ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है? बिल्कुल सही सर, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। लेकिन अगर बेटा मैं कोई एक ऐसा वेक्टर बना दूं जो इस बोर्ड से ऊपर की तरफ आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, किस तरफ? ये देखो ऐसे आता है ना ऊपर को कोई डायरेक्शन अपन, तो ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है बेटा, तो क्या ये ए बी डी कोप्लेनर है? नहीं सर, ए बी डी कोप्लेनर नहीं है। बेटा इस तरीके से क्या ये तीन वेक्टर सर कोप्लेनर है? इस तरीके से बेटा डायग्राम से समझ रहे हो? सर ये कोप्लेनर नहीं है, ये जो तीसरा वेक्टर है ये बोर्ड के बाहर आ रहा है। ये दोनों कोप्लेनर हो सकते हैं, ये दोनों कोप्लेनर हो सकते हैं, या ये दोनों कोप्लेनर हो सकते हैं, पर ये तीनों आपस में कोप्लेनर नहीं है सर, तीनों के प्लेन अलग अलग है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। बहुत बढ़िया बच्चों, अगले टाइप का वेक्टर पढ़ते हैं जिसे अपन बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स। बेटा यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं, those vectors whose magnitude is unity, या हम सरल भाषा में बोले 1। बेटा ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। और बेटा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर के ऊपर एक टोपी पहना के, जिसे बोलते हैं ए हैट या ए कैप। ए हैट या ए कैप, तो बेटा एक स्पेशल टाइप के वेक्टर होते हैं और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, ए कैप का मैग्नीट्यूड होता है वो बच्चों एक होता है। ठीक है, तो बेटा ये हमारे जो वेक्टर हैं ये यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। बेटा इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम उस वेक्टर की डायरेक्शन में, बेटा ध्यान से सुनना, अगर हम उस वेक्टर की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें तो बेटा हम उस वेक्टर को उस यूनिट वेक्टर के टर्म्स पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ वी डू दिस। तो बेटा मेरे पास एक वेक्टर है, सपोज ये मेरे पास वेक्टर है और इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो 20 न्यूटन का है। ये फोर्स है एफ वेक्टर में इसे बोल देता हूं, और ये फोर्स जो है बच्चों 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनाता हूं। मैंने इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनाया जिसको मैंने नाम दे दिया एक्स कैप। बेटा ये यूनिट वेक्टर ऐसा नहीं कि एफ कैप ही होगा, लेकिन कभी कभी इसे एफ कैप भी बोल देते हैं, ये थोड़ा इजीली रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसे अपन क्या बोलेंगे? एफ कैप बोलेंगे। बेटा यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, उनके पास सिर्फ 1 एज अ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो बेटा अगर मेरे पास एक 1 यूनिट का वेक्टर है जिसकी लेंथ 1 है, तो मैं ऐसे कितने वेक्टर जोड़ूं? मानो ये एफ कैप है, ऐसे कितने वेक्टर जोड़ूं बच्चों की मुझे ये वाला वेक्टर मिल जाए? बोलिए, अगर मेरी इसकी लेंथ 1 है, मैं ऐसे कितने वेक्टर जोड़ूं कि मुझे ये बड़ा एफ वेक्टर मिल जाए? तो कहेंगे सर ये तो बहुत इजी सवाल आपने बोल दिया। अगर मेरे पास एफ वेक्टर है तो इसे मैं चाहता हूं लिखना इन टर्म्स ऑफ दिस एफ कैप या एक्स कैप, तो बेटा मैं लिखूंगा सर 20 न्यूटन टाइम्स एफ कैप। जैसे 20 न्यूटन 20 वेक्टर रख दो, 20 न्यूटन वेक्टर रख दो, बेटा हमें मिल जाएगा एफ वेक्टर। बेटा बहुत इजी है, क्योंकि ये है उसकी यूनिट 1, तुम्हें बनाने हैं 20, तो ऐसे ऐसे 20 रख दो, तो 20 टाइम्स ऑफ एफ कैप तुम्हें क्या मिल जाएगा? एफ वेक्टर। तो यानी कि बेटा हम क्या सीखे यहां से, अगर किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसका मॉड लिखेंगे, यहां पर हमने लिखा, और उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिख देंगे। और ये जरूरी नहीं इसे ए कैप ही बोले, इसे एक्स कैप, एन कैप, एफ कैप भी बोल सकते हैं। मैं यहां पर कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, क्योंकि यूनिट वेक्टर बच्चों कोई फिजिकल नहीं है, वो बस एक डायरेक्शन बताने के काम के। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो बेटा वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो। और ये करते कैसे है ये हम आगे समझेंगे जब हम इस टॉपिक को और गहराई से पढ़ेंगे।
ठीक, तो बच्चों आते हैं अब कुछ सवालों में। ठीक है, देखें हमने क्या सीखा। ठीक है, बेसिक से सवाल रहेंगे बच्चों, धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अपन जेई नीट के लेवल पर जाते रहेंगे। तो बेटा पहले हमें बेस बनाना है, वेक्टर को थोड़ा बहुत जान पहचान करनी है, समझना है। ठीक है, वरना ये छोटे छोटे सवाल अगर हमसे नहीं बनते हैं, हमें नहीं समझ आते, तो बेटा आगे चल के हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये बोलता है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। बेटा इन वेक्टर्स की डायरेक्शन बताएं। बहुत इजी सवाल है सर, ये वेक्टर तो देख के ही पता चल रहा है 30 डिग्री। सर ये वेक्टर तो देखकर ही पता चल रहा है 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अरे सर हम एक और तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये साउथ से 60 डिग्री बनाएगा तो सर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। सर बहुत इजी सवाल था। चलिए बच्चों अगला सवाल देखें। अब यहां पर मैंने ये वेक्टर कुछ उटपटांग तरीके से बनाया है, पर इसका हेड तो जा रहा है ईस्ट और साउथ की ओर, है कि नहीं? और ये वेक्टर ईस्ट से एंगल बना रहा है 60 डिग्री बच्चों, क्योंकि ये 60 है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट। तो एकदम सिंपली बच्चों हमें पता चल गया कि ये जो वेक्टर है इसे लिखेंगे 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। क्या लिखेंगे बच्चों? 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। या बच्चों ये जो साउथ डायरेक्शन से, ये साउथ डायरेक्शन तो ये भी साउथ ही है, साउथ से बना रहा है ये 30 डिग्री, तो इसे बोलेंगे 30 डिग्री सर ईस्ट ऑफ साउथ। तो इस तरीके से मैंने इसे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो बेटा मेरा पहला सवाल है, मेरे पास दो वेक्टर हैं, दोनों जो है एक्स एक्सिस से, एक एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है और एक ये नेगेटिव वाई एक्सिस से 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो बेटा क्या इज ए इक्वल टू बी, ट्रू और फॉल्स? सर बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप देख सकते हैं दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों जो है वो 30 डिग्री पर ही उठे हुए हैं, क्योंकि सर ये 120 है तो ये एंगल 90 होने वाला है और 120 में से मैं 90 माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 30 डिग्री। तो बेटा दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए बराबर बी होना ही चाहिए। बहुत सही। अगले सवाल पर आते हैं। सर ये दोनों वेक्टर कुछ एक दूसरे की तरफ ऐसे हेड से हेड लगाए हुए हैं। ठीक है बेटा, क्या चल रहा है ये? चलो जो भी है, इन दोनों की लेंथ बच्चों बराबर है 4 और 4, और हम देख पा रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन जो है वो बराबर नहीं है। तो पहला सवाल अगर अपन देखें, क्या इस केस में ए बराबर बी है? नहीं सर ए बराबर बी नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ए बराबर बी नहीं हो सकता, फॉल्स। तो सर क्या मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी है? बिल्कुल हमें दिख रहा है दोनों की लेंथ बराबर है, तो मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी। सर क्या ए कैप बराबर माइनस बी कैप है? सोचो बच्चों, बिल्कुल सर, ए कैप रिप्रेजेंट करता है ए की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, और सर बी कैप रिप्रेजेंट करता है बी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो क्या ये दोनों यूनिट वेक्टर की लेंथ सेम है? बेटा यूनिट वेक्टर्स की लेंथ तो सेम ही रहती है, बट इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इस वजह से ए कैप इज इक्वल टू माइनस बी कैप, सो दिस इज ट्रू। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर आपको बच्चों दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर दिया गया है ए और एक वेक्टर कुछ बड़ा सा दिया गया है बी। बेटा ए वेक्टर की लेंथ दी है x और बी वेक्टर की लेंथ दी है 2x। तो पहला सवाल बोल रहा है कि क्या a इक्वल टू माइनस बी है? सर चेक करते हैं, a इक्वल टू माइनस बी होने के लिए सर डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, और यहां हमें दिख रही है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यस a नॉट डायरेक्शन ऑफ a इज ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ b। बट क्या इनका मैग्नीट्यूड बराबर है? बेटा अगर बराबर का चिन्ह लगाना है तो बेटा इनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, बट ये मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, एक x है एक 2x है, तो बेटा ये स्टेटमेंट हो जाएगा एकदम गलत। बेटा अगला सवाल, क्या मॉड ऑफ ए आधा है मॉड ऑफ बी का? बेटा देखकर ही पता चल रहा है, मॉड ऑफ ए x है और मॉड ऑफ बी 2x है, यानी कि 2x का अगर मैं आधा कर दूं, मॉड ऑफ बी का आधा कर दूं, तो मुझे ए वेक्टर का मॉड मिल जाएगा, ए वेक्टर की लेंथ मिल जाएगी। तो बेटा ये स्टेटमेंट 100% सही है। बेटा अगला सवाल देखते हैं, क्या ए कैप और बी कैप बराबर है? सर ए कैप और बी कैप क्या बराबर है? सर देखें क्या, सर ए कैप यानी कि ए की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, तो बच्चों ए की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनेगा ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ हो 1 और डायरेक्शन हो ए की तरफ। बी की डायरेक्शन में सर एक यूनिट वेक्टर बनेगा ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ हो 1 और बी की डायरेक्शन में एक यूनिट। तो बेटा दोनों की लेंथ तो 1 ही है और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो बेटा मैं ए कैप इज बराबर माइनस बी कैप कहूं तो ये बिल्कुल सही।
बेटा यहां से मुझे दिखा क्या बी वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर है, तो सर ये तो बहुत इजी है सर, बी वेक्टर इक्वल टू 2 वेक्टर है कि नहीं हमें देखना है। तो सर यहां पर एक बात हमें बहुत गलत सी लग रही है कि बी वेक्टर और ए वेक्टर की डायरेक्शन एक नहीं है, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहां पर सर मुझे लिखना चाहिए था माइनस। अगर यहां पर माइनस लिखा होता तो बेटा सर ये ट्रू होता, क्योंकि बी का मॉड ए के मॉड का दुगना है, बी की लेंथ ए की लेंथ की दुगनी है और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, उसका ख्याल माइनस रख रहे हैं। बेटा ये ट्रू होता, बट यहां पर हमें बच्चों माइनस साइन नहीं दिया हुआ है, हमें माइनस साइन नहीं दिया हुआ है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। तो आई होप बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो बेटा अगले लेक्चर में हम फर्दर टॉपिक्स के बाद के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए